तो हमने पहले पार्ट के बारे में जाना कि मृदा से पहले जो पार्ट था हमारा फर्स्ट वाला भूमि वाला। अब हम बात करेंगे दूसरा पार्ट रहेगा मृदा संसाधन। मृदा संसाधन, मृदा का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, मिट्टी होती है। क्या होता है? मिट्टी। मिट्टी भी हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यकता, बहुत कहने का मतलब है मिट्टी के द्वारा ही एक इंसान का निर्माण होता है, और जब उसका निर्माण भी मिट्टी से और निर्माण भी मिट्टी से, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा संसाधन है। तो हम जानेंगे कि जो मृदा संसाधन है तो मृदा किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, पृथ्वी यानी जो हम जिस भाग पर रहते हैं उस भाग को कहते हैं पृथ्वी। यानी पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार, क्या नाम लिखा? दानेदार। यानी ये जो पृथ्वी का मान लीजिए इस प्रकार का पृष्ठ है, तो वहां पर इस प्रकार से जो ऊपरी जो परत रहती है दानेदार वाली, यानी पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की जो आवरण है ना, दानेदार कणों के आवरण, उन दानेदार कणों के आवरण को हम मिट्टी या मृदा बोलते हैं। उस दानेदार कणों के आवरण को मृदा कहते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है कि मृदा किसे कहते हैं। यानी ये भूपृष्ठ है और इसके ऊपर वाला जो ये दानेदार कण है ना, इन दानेदार कणों के आवरण को हम क्या बोलते हैं? मृदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। क्या इस मिट्टी का या इन मृदाओं का जो निर्माण है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो मृदा के निर्माण के लिए सर्वाधिक जो होता है वो होती है सील, यानी जो चट्टान होती है ना, वो चट्टान होती है। चट्टान क्या करती है? टूट टूट कर जब छोटे छोटे कणों में बिखरती है तो धीरे धीरे उसमें खनिज मिलते हैं, और खनिज के साथ में आसपास की जो वनस्पति है, जो सड़े गले वनस्पतियों का जो कुछ अवशेष होता है, वो ह्यूमस की मात्रा को निर्माण करते हैं, और कुछ मानवीय क्रियाकलाप होते हैं, ये सारे मिलकर मिट्टी का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। आप समझ गए होंगे। तो अब इसको लिखेंगे। हमारा दोस्त क्वेश्चन भी हो सकता है कि जो ये मृदा है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो मृदा का निर्माण चट्टानों, मृदा का निर्माण चट्टानों, यानी चट्टानों से टूट टूट कर, सेलों के द्वारा जो टूट टूट कर उनका निर्माण होता है, तो उसमें साथ में क्या मिल जाते हैं? चट्टानों के साथ में खनिज भी मिल जाते हैं, और चट्टानों और खनिज के साथ में जो ये वनस्पति होती है, उन वनस्पति के सड़े गले जो पत्ते होती है, जो अनेक प्रकार की जो खाद होती है, उनसे ह्यूमस बनता है, और ह्यूमस भी क्या होती है? मिट्टी के निर्माण में सहायक होती है। तो इन तीनों को हमने जाना। मृदा के निर्माण में चट्टान, खनिज और ह्यूमस की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा मृदा के निर्माण के लिए एक क्रिया होती है अपक्षी क्रिया। ये अपक्षी क्रियाओं के द्वारा मिट्टी क्या होती है? बनती है। कौन सी क्रिया? अपक्षी क्रिया। तो ये जानेंगे कि अपक्षी क्रिया सामान्य क्या होती है। ठीक है, अपक्षी क्रिया का मतलब है जब कोई मिट्टी बनती है तो सबसे पहले मान लीजिए उसमें तापमान में परिवर्तन होता है। तापमान परिवर्तन का मतलब है कई बार भयंकर बरसातें आती रहती है, कई बार सूखा पड़ जाता है। तो इस तापमान परिवर्तन के कारण जो सेलें होती है वो इस प्रकार से कभी आग्नेय सेल, कभी क्रांतिकृत, कभी अवसादी के रूप में घटती बढ़ती चल जाती है। ये तापमान के कारण इस प्रकार से संभव होता है। ठीक है, तापमान के बाद में जितने भी जो पौधे होते हैं, उसके अलावा जितने भी जो जीव जंतुओं की जो क्रियाएं होती हैं, मनुष्य की जो क्रियाएं होती है, प्राणियों की जो क्रियाएं होती है, वो भी अपने अपक्षी क्रियाओं में इनका भी क्या रहता है? योगदान रहता है। और इसके अलावा जो सेल होती है, जो चट्टान होती है, ये सारे क्रिया करके जो सेल होती है, जो चट्टान होती है, वो टूटती है। ठीक है, और सेलों के बराबर टूटने के कारण ये अपक्षी क्रिया होती रहती है। इस प्रकार से
यानी मतलब तापमान परिवर्तन हुआ, यानी आसपास में पेड़ पौधे थे जो हजारों सालों से थे, कुछ ऐसा कार्य हुआ था कि वो अपना आप स्वयं गिरकर नीचे गिर गए, तो उन्होंने अपना आप ही खनिज और ह्यूमस की मात्रा आ गई थी, तापमान के कारण उसके अंदर इस प्रकार से मिश्रण हुआ था। ये सभी मिश्रण होने के चलते वो क्या हो गई थी, ह्यूमस अपक्षय क्रिया हो गई थी, और ये अपक्षय क्रिया मृदा के निर्माण की क्या होती है, सहायक होती है। ठीक है, उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे कि मृदा के निर्माण में, आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो मृदा होती है उस मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मृदा के निर्माण में, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, तो मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले अगर कारकों की हम बात करें तो ध्यान देना, मृदा के निर्माण के रूप में सबसे पहले वनस्पति स्वयं है, मृदा को बनाने के लिए या उसको प्रभावित करने के लिए वनस्पति स्वयं कैसे है। प्रभावित की अगर बात करें तो मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए इस प्रकार की घास उगी हुई है, ठीक है, वनस्पति उगी हुई है, और मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा उस घास को क्या कर दिया, हटा दिया गया, या उस स्थान से उसने पूरी घास की सफाई कर दी है, या वो स्थान उसने जला दिया है, ये सारी घास यहाँ पर समाप्त हो गई है, तो वहाँ से मिट्टी जो बनी हुई थी ना, वो मिट्टी भी क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, और इस प्रकार से वनस्पति को हटाने के कारण वो मृदा जो निर्माण जो बन रही थी वो प्रभावित हो जाएगी, यानी उस मृदा का वहाँ पर निम्नीकरण हो जाएगा, इस प्रकार से हम जानेंगे। ठीक है, दूसरा प्राणी, या प्राणियों के लिए इस प्रकार से आती है। कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई पशु होता है, वो किसी खेत में पशु अतिचारण करता है, यानी कई बार जड़ें होती है, वो जड़ें अपने पास में ना मिट्टी को बांधे रखती है। मान लीजिए आप सामान्य किसी पेड़ को देखते होंगे, इस प्रकार से कोई पेड़ है, तो आपने खाली पेड़ के ऊपरी भाग को देखा, लेकिन आपने ये नहीं देखा है कि इस प्रकार से इस पेड़ की जो नीचे भी क्या होती है, जड़ें होती है। ठीक है, ठीक है, तो किसी व्यक्ति ने अगर मान लीजिए उस पेड़ को काट दिया है, या इस प्रकार से काट दिया है, तो काटने के बाद में आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो इनकी जड़ें होती हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त होती रहेंगी। तो जो जड़ें पहले मिट्टी को बांधने का काम करती थी, अब वहां पर जड़ें नहीं होने के चलते वहां से जो मिट्टी है वो निर्माण के लिए क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, वो पूर्ण रूप से बनेगी नहीं, इसका भी हमें ध्यान रखना। ठीक है, अगला है मृदा के निर्माण को प्रभावित करने के कारण में है जलवायु व तापमान। जलवायु व तापमान किस प्रकार से मृदा को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए जलवायु अगर किसी क्षेत्र की सर्वाधिक मात्रा में ज्यादा है, मान लीजिए एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मान लीजिए 2 नदियां इस प्रकार से बह रही है, ठीक है, और इस इलाके में सर्वाधिक मात्रा में पानी आ रहा है, ठीक है, ज्यादा आ रहा है, और ज्यादा इतना आ रहा है कि वहां पर बाढ़ जैसी हालत हो रही है। तो बाढ़ जैसी हालात हो रही है तो वहां पर मिट्टी क्या हो जाएगी, निर्माण होगी, वहां पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर बाढ़ आएगी तो वहां से तो मिट्टी सारी निकल जाएगी, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, मृदा के निर्माण को प्रभावित करता है। ठीक है, अगर तापमान की बात करते हैं, जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहां पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक कई बार तापमान बढ़ता है ना, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड में आप देखते हैं ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो जो छोटे मोटे जो घासें होती है, पेड़ पौधे होते हैं, वो तापमान के कारण क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो सूखने के कारण ये भी क्या है, मृदा के निर्माण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना जलवायु व तापमान भी मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जानेंगे अगला जो है वो है मृदा को प्रभावित करने के लिए है खनिज, ठीक है, और दूसरा है जनक सेले। अब देखो सेल का मतलब क्या होती है, पर्वत होती है, यानी पर्वत या पहाड़ का एक हिस्सा होता है। प्रारंभ है, यानी शुरुआत में जो सेलें होती है, जो पर्वत होती है, वो धीरे धीरे अपक्षय की क्रियाओं के द्वारा टूटती है और धीरे धीरे मिट्टी का निर्माण करती है। लेकिन अगर उस मिट्टी में खनिज की मात्रा नहीं है, कैल्शियम है, फास्फेट है, या आयरन है, या उसमें इस प्रकार की ये जो
जितनी भी जो फसल उगाने के लिए जो खनिज लवण होते हैं सॉरी, वो अगर नहीं है, खनिज या जनक सेलों का जो अपक्षय क्रिया अगर नहीं है, तो अगर खनिज नहीं है और आप मान लीजिए किसी खेत में बराबर फसल को उपजाने का कार्य कर रहे हो, लेकिन वहाँ पर खनिज की मात्रा उस मिट्टी में है ही नहीं है, तो वहाँ पर फसल लहलहाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये भी क्या होता है, मृदा को प्रभावित करने वाला एक कारक होता है, क्या? खनिज भी होता है। ठीक है। उसके बाद में अगला जो नेक्स्ट कारण है वो है कि मृदा के निर्माण को प्रभावित करने के लिए एक और कारण है, वो है निम्नीकरण की स्थिति, यानी मृदा का निम्नीकरण होता है। यानी मृदा का निम्नीकरण भी क्या होता है, उसको प्रभावित करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये कोई एक मैदानी भाग है इस प्रकार से, और मैदानी भाग में यहाँ पर एकदम ना जलवायु एकदम नम भूमि है, और यहाँ की जो मिट्टी है वो क्या है, उपजाऊ है। ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार से ढलान है, और इधर वाला भी एक क्षेत्र है। ठीक है। जैसे ही यहाँ पर बरसात हुई, ठीक है, और अत्यधिक मात्रा में जब बारिश हुई है, तो बारिश के पानी के साथ में ये जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, वो भी जल के साथ में घुलकर यहाँ पर क्या है, यहाँ आ जाएगी। ठीक है। यहाँ आएगी तो ये वाला पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि निम्नीकरण भी मिट्टी को प्रभावित करने के लिए, यानी ये तो बंजर हो गया, लेकिन ठीक है, ये वाला भाग क्या हो गया, उपजाऊ हो गया, लेकिन फिर भी निम्नीकरण भी मृदा को प्रभावित करने के लिए जानी जाती है। ठीक है। अगला है मृदा को प्रभावित करने के लिए, वो है वनोन्मूलन। क्या मैं एक एक बता रहा हूं पॉइंट, आप ध्यान से देखना। वनोन्मूलन भी क्या करते हैं, मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। यानी अगर किसी क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में वन है, तो वन के कारण ही वहां पर जो जल वाष्प सर्वाधिक मात्रा मिलेंगे, तो वहां उन क्षेत्रों में बरसात भी ज्यादा होगी। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, अपने स्वार्थ के लिए अगर वनों की कटाई कर दी, और वनों की अगर कटाई कर दी है, तो वहाँ उस क्षेत्र में अगर मान लीजिए बंजर वीरान क्षेत्र है, हमने वनों का उन्मूलन कर दिया, यानी वनों को काट डाला है, यानी वनों को वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जितने भी जो वृक्ष है उनको हमने नष्ट कर दिया है, हमने सारे वनों को अगर हटा दिया है, तो वन जो कि उसके आसपास के क्षेत्र की सर्वाधिक मात्रा में जो मिट्टी है, उस मिट्टी को बांधे रखते हैं। अगर हमने वन को साफ कर दिया, तो वो भी क्या होंगे, मृदा के निर्माण को प्रभावित करेंगे। आप भी समझते हैं कि अगर एक मान लीजिए जंगली क्षेत्र है, वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पेड़ है, तो उसके आसपास की जो भूमि होगी वो भी उपजाऊ होंगी, और अनेक प्रकार के वहाँ पर जो पेड़ पौधे वो उग जाते हैं। लेकिन हमने अगर वहाँ पर सारे पेड़ काट दिए, तो वो क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र हो जाएगा, यानी वहाँ पर बंजर भूमि हो जाएंगी। तो वो भी क्या है, मिट्टी को जो मिट्टी निर्माण हो रही थी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो वहाँ पर भी मिट्टी या मृदा के निर्माण को वो क्षेत्र क्या करेगा, प्रभावित कर देगा। ठीक है। तो इसके मात्रा में हमने ये इसके कुछ हमने इनके बारे में जाना। ठीक है। अब हम जानेंगे, ये तो थे कि मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे, इसके अलावा भी मृदा के निर्माण को प्रभावित करने में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कीटनाशक होते हैं ना, ये कीटनाशक या जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, ये भी मृदा के निर्माण को, उसकी ओरिजिनलिटी खत्म कर देते हैं। ये कीटनाशक और रासायनिक जो उर्वरक होते हैं ना, वो हाँ, हालांकि इनका उपयोग करना चाहिए, लेकिन विनियमित उपयोग करना चाहिए। विनियमित का मतलब है कि हमें साल में एक बार ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर जितनी बार कृषि का कार्य करते हैं उतनी बार हम रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से वो जो भूमि की जो उर्वरक क्षमता होती है, जो भूमि की जो उर्वरक क्षमता है, वो क्या हो जाती है, उसका हास्य हो जाता है, यानी उसकी कमी हो जाती है। और धीरे धीरे जो मृदा उस निर्माण है, तो इनके कारण वो प्रभावित हो जाती है। तो इसका कारण भी हमने जान लिया। ठीक है। और कुछ ऐसी भी बातें हैं जैसे हमने जान लिया था, वर्षा तो यानी बाढ़ के कारण भी इस प्रकार से सम हो जाता है। अब हम जानेंगे कि आज वर्तमान में हमें मृदा संरक्षण के जो उपाय हैं वो कौन कौन से करना चाहिए, जिसके द्वारा मिट्टी है ना वो क्या है, बच सके, एक स्थान से उस स्थान पर जाए नहीं, चाहे जल के द्वारा जाओ चाहे हवा के द्वारा जाए, तो उनके लिए हमें किस प्रकार की जो विद्या है उनको अपनाना चाहिए। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि मृदा संरक्षण के उपाय क्या हो सकते हैं, उपाय या कौन सी विधि होती है, कौन सी विधियां होती हैं
उन विधियों के द्वारा हम उस मिट्टी को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे मृदा संरक्षण के जो उपाय हैं उनके बारे में। सबसे पहले मृदा संरक्षण का जो उपाय है वो है मल्च बनाना। क्या बनाना? मल्च बनाना। ये मल्च क्या होता है? आपने पहली बार नाम सुना होगा, लेकिन अब इसके बारे में जानेंगे कि ये मल्च क्या होता है। तो मैं मृदा संरक्षण के उपाय के बारे में बताऊंगा मल्च क्या होता है। तो टाइम कम लगे इसलिए मैंने पहले से ये छाप दिए हैं कि मृदा संरक्षण के जो उपाय है वो कौन कौन से। तो पहला उपाय है मल्च बनाना। यानी मल्च बनाना का मतलब ये है, मल्च कैसे बनाते हैं? तो मल्च पहले ये जानकारी करनी है, मल्च बनते कहाँ है? मल्च वहां बनते हैं जहां पर क्या होती है, बरसात क्या होती है, कम होती है। बरसात कम होती है लेकिन धूप होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है। ठीक है, तो सामान्य किसान क्या करता है, जब बरसात कम होती है और धूप तेज होती है और मान लीजिए थोड़ी बहुत बरसात होती है, तो अगर तेज धूप पड़ती है तो पानी सूख जाता है या उसको सौंप लेते हैं। तो इस दौरान जो मिट्टी है वो मिट्टी नमी धारण नहीं करती है, तो कई बार मल्च बनाकर उस क्षेत्र को हम क्या कर सकते हैं, उस मृदा संरक्षण का मतलब उपाय कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से, जैसे कोई किसान है वो मान लीजिए इस प्रकार से खेती कर रहा है, तो ये जो इसकी मिट्टी है, मान लीजिए बरसात कम हुई, थोड़ी बहुत हुई, और यहाँ पर ये मिट्टी इसके अंदर क्या है, संरक्षण है, ये कृषि कर रहा है। और जैसे ही मान लीजिए थोड़ी बरसात होती है तो तेज धूप होती है, तो इसके ऊपर ना इस प्रकार से आवरण कर देते हैं, ढक देते हैं उसको। जैसे मान लीजिए चद्दर से किसी पलंग को ढकते हैं या किसी चद्दर से किसी सोफे को या किसी फर्नीचर को ढकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जो ढका जाता है वो परवाल से ढकते हैं। परवाल यानी जो कई बार नल के पास में जो काई होती है ना, वो कई बार काई से भी ढक देते हैं। और इसके अलावा यानी पौधों के बीच जो भी मतलब इस प्रकार से पौधों के बीच में जो क्षेत्र होता है ना, उस क्षेत्र में ना उसको किसी एक आवरण से ढक देते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मल्च बनाना। यानी यहाँ पर समझेंगे कि पौधों के बीच अनावरित भूमि, यानी जो भूमि ढकी नहीं हुई है, उस भूमि को हम क्या करेंगे, जैव पदार्थ जैसे यानी परवाल है उनसे क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। और ढकते इसलिए ताकि मृदा की आर्द्रता है ना, जो आर्द्रता वो रुक जाती है, यानी नहीं सूखती नहीं है, और उससे हमारा क्या होता है, काम चलता है। ठीक है, दूसरा है वेदिका फॉर्म बनाना। वेदिका फॉर्म क्या होता है उसके लिए हम जानेंगे किस प्रकार से। जैसे मान लीजिए ये कोई पर्वत है, ठीक है, अब आप सामान्य को जानते भी हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ढाल वाला अगर पर्वत होता है, तो ढाल वाले पर्वत जहाँ पर मतलब जैसे मान लीजिए ढाल वाला पर्वत चारों तरफ से ढाल है, यहाँ पर इस प्रकार से ढाल है, और मान लीजिए कोई किसान यहाँ पर मान लो खेती करेगा, तो यहाँ पर पानी डालेगा तो पानी तो सीधा क्या हो जाएगा, ढाल है इसलिए वो नीचे गिर जाएगा, पानी सीधा गिर जाएगा। और हमें यहाँ पर क्या करनी है, कृषि करनी है। तो यहाँ पर कृषि करनी है तो हम उसमें क्या करेंगे, इसमें ना वेदिका फार्म बना देंगे। और वो किस प्रकार से होते हैं, तो मान लीजिए इस प्रकार से वो किसान क्या करेगा या जो भी व्यक्ति होगा वो उस पर्वत को इस प्रकार से क्या करेगा, अलग अलग काट देगा इस प्रकार से। मान लीजिए इस प्रकार से पर्वत था, यानी मैं छोटा रूप बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है तो वो उस प्रकार से यहाँ पर क्या करेगा, इस प्रकार से काट कर यहाँ पर वो क्या है, फिर समतल और चौड़ा भी है और यहाँ पर समतल भी है, ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है वो हट गया, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, कृषि कर सकता है, खेती कर सकता है। यहाँ पर वो क्या कर सकता है, कोई भी फसल उगा सकता है यहाँ पर, इसी प्रकार से क्रिया को, यानी ये जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, वैदिक का फार्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो जल है, मान लीजिए इस प्रकार से जल आएगा तो यानी आधा जल यहाँ पर बच जाएगा और आधा जल यहाँ से मान लीजिए गिरेगा भी, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर कृषि के लिए अनुकूल स्थितियाँ पैदा हो सकती है। ठीक है, तो ये था वेदिका फार्म। तो अब यहाँ से देखेंगे कि वेदिका फार्म का मतलब है चौड़े समतल सोपान तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। यानी सोपान का मतलब इस प्रकार की सीढ़ी होती है और तीव्र ढालों पर बनाई जाती है ताकि वहां पर क्या कर सके, कृषि कर सके। ठीक है, और बनाई जाती है और ताकि सपाट सतह पर फसल उगाने में काम आ जाए। तो इस प्रकार की विधि को हम क्या बोलते हैं, वेदिका फार्म बनाना। ठीक है, अगला है समोच्च रेखीय। यानी समोच्च रेखी क्या होती है, वही बात है, मान लीजिए इस प्रकार से कोई पर्वत है इस प्रकार से, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कृषि करने का व्यक्ति,
तो समोच्च रेखा में क्या होता है, पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई करने वाले ढाल से नीचे बहते हुए जल को अवरोध कर देते हैं। कैसे, मान लीजिए कोई इस प्रकार से पहाड़ी है और यहाँ से मान लो कोई पानी या कृषि करता है और उसके बाद में पानी देता है, तो अगर ऊपर से शुरू करेगा तो पानी तो नीचे बहकर आ जाएगा, रुकेगा नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, समोच्च रेखा के द्वारा, उस विधि के द्वारा यहाँ पर खेती करेंगे। तो यानी अब हम क्या करेंगे, यहाँ इस प्रकार से इसको एकदम समान रेखाओं में बांट देंगे और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, कृषि कर लेंगे। और इनसे क्या होगा, इनसे हमारा जो जल है वो भी बचा रहेगा, ना कि जल अपने साथ में मिट्टी को ले जाएगा। तो ये भी विधि, हम इस विधि को भी क्या बोलते हैं, समोच्च रेखा विधि के नाम से इसको पुकारते हैं। ठीक है, अगला है रक्षक मेखला। रक्षक मेखला क्या होती है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से ये वाला जो भाग है वो भाग है राजस्थान का भाग है, राजस्थान का पश्चिमी भाग है, और ये वाला भाग है वो है गुजरात का भाग है, और इधर वाला भाग है वो है दिल्ली का भाग है। ठीक है, समझना ध्यान से कि रक्षक मेखला क्या होती है। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में क्या है, रेतीली मिट्टी है, रेतीली मृदा है ना। और वो क्या करती हैं कि वहां पर मान लीजिए पहले से ही जो पेड़ थे उन पेड़ों को हमने क्या कर दिया है, काट दिया है, यहाँ से हटा दिया है। तो पेड़ों को हटा दिए हैं तो पेड़ क्या करते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से कोई पेड़ है तो जैसे ही मिट्टी हवा के साथ में उड़ती है तो पेड़ों से टकराकर पुनः वापस वही स्थान पर रुक जाती है। लेकिन हमने पेड़ तो काट दिया है, इसीलिए मिट्टी क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस प्रकार से उड़ कर अन्य राज्यों में भी मरुस्थल का विस्तार कर देती है। और उसको हमें रोकने के लिए, उस मिट्टी को हमें संरक्षण करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रक्षक मेखला का उपयोग करना चाहिए। रक्षक मेखला का मतलब है जिस प्रकार से ये रेगिस्तानी क्षेत्र है तो हमने वहां पर क्या कर दिया, इस प्रकार से वहां पर हमने वृक्षारोपण कर दिया। और वो भी क्या कर दिया, हमने पवन की गति को मतलब रोकने के लिए, और या एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी नहीं जाए और उसको रोकने के लिए हमने कतारों में क्या कर दिए, कतारों में वृक्ष लगा दिए, ताकि अगर मान लीजिए हवा चले भी तो मिट्टी पेड़ों से टकरा कर पुनः अपने स्थान से आए, ना कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी का अवरोध हो। तो ये हमने जान लिया था कि रक्षक मेखला क्या होती है, उसको समझ लेते हैं कि पवन की गति रोकने के लिए कतारों में वृक्ष लगाना क्या कहलाता है, रक्षक मेखला के रूप में जाना जाता है, जो विशेषकर राजस्थान के लिए उपयोगी साबित होता है। ठीक है, अगला है समोच्च रेखीय रोधिकाएं बनाना। ये भी इस प्रकार की है, देखो मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र है और वहां पर भी क्या होती है, इस प्रकार की रोधिकाएं बना देते हैं, रोधिकाएं बना देते हैं और थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, आगे की ओर इसको विस्तारित कर देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और इस प्रकार से रोधिकाएं बनाकर, रोधिका यानी इस प्रकार की खाइयां बनाकर, दीवारें बनाकर, और उस दीवारों में ना जैसे ये बड़ी बड़ी दीवारें होते हैं तो दीवारों में जैसे ही कोई मान लीजिए पानी डालेगा, बरसात का पानी है, जो भी अगर बरसात हो रही है तो सीधा यहाँ आएगा और यहाँ पर क्या कर सकती है, ये कृषि युक्त भूमि हो सकती है और इसका हम उपयोग कर सकते हैं। और उसके लिए हमें ये क्या, जैसे आसपास के क्षेत्र में तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो पत्थर होते हैं, जो घास फूस है, वो यहाँ पर रख सकते हैं ताकि यहाँ पर क्या है, वो मृदा है उसको हम बचा सकें। तो इसके अब थ्योरिकल हम जानते हैं कि ये जो समोच्च रेखीय रोधिका वो क्या होती है कि पत्थरों, घास, मृदा को उपयोग कर जल एकत्र करने की एक रोधिका बनाना, यानी इसके द्वारा जल को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं ताकि वो जल वहीं रहे, ना कि साथ में मृदा को ले जाए, इस प्रकार की। अगला है छठी जो विधि वो है चट्टानी बांध, यानी कई बार इस प्रकार के जो चट्टान होते हैं और चट्टानों पर क्या कर देते हैं, इस प्रकार से चट्टान होते हैं तो वहां पर बांध बनाते हैं। अब मान लीजिए बांध बनाएंगे तो इस प्रकार से हम सामान्य कोई चट्टान है उस पर भी ऐसे रोधिकाएं बनाकर या इस प्रकार से पहाड़ी ढाल पर हम समोच्च रेखाओं के द्वारा सब सोपानों के माध्यम से बांध का पानी बना सकते हैं, बांध के पानी को रोक सकते हैं ताकि इस वाले क्षेत्र की जो मिट्टी है वो पानी के साथ में बहे नहीं। ये भी मृदा संरक्षण का एक उपाय है। और इसके अलावा लास्ट में बीज की फसल उगाना। कई बार क्या होता है, मान लीजिए इस प्रकार से कोई एक सब खेत है और वहां पर हमने मान लीजिए इस प्रकार से कोई खेती की है, और कई बार क्या होता है कि आसपास के पौधों के बीच में ये जो जगह है वो खाली रह जाती है। तो जगह खाली रह जाती है तो वहाँ पर सामान्य क्या होती है, मिट्टी है ना, कई बार वहाँ से बरसात के साथ में इस प्रकार से वहाँ से मिट्टी जो पानी के साथ घुलकर बाहर निकलने के लिए भी कई बार बाहर निकल जाती है, कई बार वहाँ से निकल जाती है। तो आसपास के क्षेत्रों में हम क्या कर देते हैं, बीच के अंदर ना जो भी क्षेत्र है वहाँ पर हम मान लीजिए दूब उगा देते हैं, जो क्या करती है, मिट्टी को पकड़ कर रखती है। और इस प्रकार से हमने ये जाना कि मृदा संरक्षण के जो उपाय हैं वो कौन कौन से, ये हमने सीख लिया था। ठीक है।